बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सिस्टमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 का वो है प्रिंसिपल्स ऑफ द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं इन केस ऑफ द सिस्टमेटिक्स वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और हमें क्या ज़रूरत पेश आती है इनको डिस्कस करने की। ठीक है, तो ये सारा हम जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? Nomenclature basically it is the naming system. It is the system by which we give the scientific names to the organisms. Okay, and this system basically developed by the Coriolis Linnaeus. इस सिस्टम को लिनियस ने 1758 में डेवलप किया। ठीक है, और बेसिकली ये सिस्टम क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नोमन जो है ये एक लैटिन वर्ड से है। ठीक है, इसका मतलब है नेम, इसका मतलब नेम। और जो क्लेचर है ये क्लेयर से है, क्लेयर का मतलब होता है टू कॉल, टू कॉल। अब ज़ूलॉजी में नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है? ज़ूलॉजी में नोमेनक्लेचर को हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम विच गिविंग नेम टू द एनिमल्स, बिकॉज ज़ूलॉजी। ठीक है, द सिस्टम थ्रू विच वी गिव द नेम टू द एनिमल्स, यानी कि ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हम नाम देते हैं किनको? एनिमल्स को। एनिमल्स को उनके नाम से पुकारा जाता है, दैट इज़ द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स को उनके नाम से क्यों पुकारा जाता है? द एनिमल्स आर कॉलिंग बाय देयर नेम्स, बाय देयर स्पेसिफिक नेम्स, by their scientific names due to because there is a diversity of organisms in the nature. नेचर में डाइवर्सिटी है, बल्कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर इनके नाम्स ना रखे जाएं एनिमल्स के तो डिस्टिंग्विश करना, स्टडी करना, नॉलेज हासिल करना एनिमल्स के मुतालिक बहुत मुश्किल या तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ज़ूलॉजी में नाम देने के लिए एनिमल्स को हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ा। वो सिस्टम क्या है? नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर बेसिकली इज डेवलप्ड बाय द कॉरियोलिस लिनियस इन 1758। ये हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर। अब सिस्टमेटिक्स में हम क्यों इसको पढ़ते हैं या हमें क्या ज़रूरत पेश आती है सिस्टमेटिक्स में पढ़ने की? सिस्टमेटिक्स में ये जो नोमेनक्लेचर है इसको ज़रा ब्रॉड करके देखें, इसको ज़रा एक्सपैंड करके देखें तो हम नोमेनक्लेचर को क्या लिखेंगे? बेसिकली इट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम by which each and every organism having its scientific name. Its scientific name, so it has, it gives us a
साइंटिफिक पोजीशन इन क्लासिफिकेशन ये है आइडिया बेसिकली ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का। ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिजम्स को जो नेम्स दिए जाते हैं वो नेम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर पोजीशन इन द सिस्टमैटिक्स, फॉर देयर पोजीशन इन द हायरार्किकल ग्रुप्स, कि उन्होंने किस स्पीशीज से बिलोंग करना है, किस जीनस का वो मेंबर है, किस फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड किंगडम तक ये बात जाती है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता भी है। तो सिस्टमैटिक्स में एक ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है इसमें एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वो है कोड। क्या है जी? वो कोड। उस कोड को इस्तेमाल करके कोड, ये जो कोड है बेसिकली इस कोड के अंदर छुपी होती हैं सारी की सारी मालूमात। इस कोड के अंदर वो राज छुपे होते हैं जो हमें ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को समझने में आसानी पैदा करते हैं। कोड, ठीक है, मॉलिक्यूलर में हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। कोड किसी भी चीज़ का मुखफ़फ़ होता है, एब्रीविएशन होती है, ऐसी चीज़ का हिडन वर्ड होता है कि जिसको समझ के या जिसको देख के कोड जो है बेसिकली ये क्या है कि ऐसा पार्ट होता है जो हमने किसी के लिए रखा होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्रेंड्स ने डिफरेंट नेम्स रखे होते हैं या इशारे करते हैं या कोई और तरह की एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ कम्युनिकेट करने वाले बंदे को समझ आ रही होती है, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को समझ आ रही होती है और ये सब के समझ में नहीं आता। दैट इज़ द कोड। अब ज़ूलॉजी में नोमेनक्लेचर को समझने के लिए कोड की ज़रूरत है। कोड, इन केस ऑफ कोड, ठीक है, इन केस ऑफ सिस्टमैटिक्स दिस कोड बेसिकली इज नोन एज द इंटरनेशनल कोड फॉर द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो कोड बेसिकली ICZN इसको लिखा जाता है, ठीक है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये कोड सिस्टमैटिक्स में मौजूद जो साइंटिस्ट हैं जो स्पीशीज़ के नाम रखते हैं उन स्पीशीज़ के नाम के साथ ये कोड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या कि साइंटिस्ट ने आपस में कम्युनिकेट करना है और आपस में कम्युनिकेट किस लिहाज से करना है? पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो हैं कुछ मकासद होते हैं, ठीक है, कुछ रेक्विजिट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कोड को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड एज द रेक्विजिट्स ऑफ द कोड, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कोड की क्या कहलाती हैं? रेक्विजिट्स ऑफ द कोड। यानी कि कोड को समझने में
आसानी पैदा करती हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम या व्हाट आर द रेक्विजिट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो रेक्विजिट्स हैं बेसिकली 3। नंबर 1 है उनमें, इट इज द यूनिकनेस, ठीक है। नंबर 2 है इसमें यूनिवर्सैलिटी, और नंबर 3 है इसमें स्टेबिलिटी। तो ये 3 रेक्विजिट्स बेसिकली क्या शो करती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में ये तीनों चीजें होंगी, दैट विल बी द स्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आइए देखते हैं, ये जो यूनिकनेस है इन केस ऑफ सिस्टमैटिक्स, इट शोज दैट एवरी नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए? हर एक नाम यूनिक होना चाहिए। इस तरह यूनिक होना चाहिए जिस तरह इंडेक्स नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं। फाइल्स अगर आपने देखी हो, बिजनेस में आपको स्टडी करने का मौका मिला हो, तो वहाँ पर फाइल्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइल का इंडेक्स नंबर है 10, तो हम पूरी 10 वाली फाइल को उठाते हैं और उसमें मौजूद मालूमात को हासिल कर लेते हैं। इसी तरह ही जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हर एक साइंटिफिक नाम, हर एक साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल ऐसा यूनिक होना चाहिए, ऐसा यूनिक होना चाहिए कि उसके नाम की वजह से उस तक पहुंचना आसान हो, और ऐसा नाम किसी दूसरी स्पीशीज का या दूसरे इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए। यूनिकनेस का मतलब क्या कि एवरी नेम शुड बी यूनिक, एवरी नेम शुड बी unique, and this uniqueness basically is helps to easy access to the animal। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? it access to animal, easy access to animal। तो ये है यूनिकनेस। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी क्या होती है? बेसिकली यूनिवर्सैलिटी इज अ प्रोसेस बाय विच अ वन स्पीशी हैज अ वन नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक स्पीशी का जो नेम है वो थ्रू आउट वर्ल्ड वही नेम पुकारा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम्स हम ना दें, जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, अमेरिकन हैं, वो इंग्लिश में क्रो को क्रो पुकारें, जो हमारे यहाँ पर क्रो है हम कव्वा भी बोलते हैं। इसी तरह दूसरे रीजन्स में, दूसरे कंट्रीज में क्रो को कोई और लैंग्वेज दी जाती होगी। अब ये सारे के सारे अगर नाम डिफरेंट हों एक स्पीशी, एक इंडिविजुअल के, तो जो रिसर्चर हैं, जो सिस्टमैटिक्स हैं, उनको मेरे ख्याल से सिस्टमैटिक में इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना उनको लैंग्वेजेस सीखने के लिए करना पड़ेगा। तो वो तो साइंटिस्ट सारा जो अपना टाइम है वो लैंग्वेज सीखने पे लगा दिया, और नेमिंग करने से तो वो कासर हो गए, उनको टाइम नहीं मिला, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। तो साइंटिस्ट ने इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए ऐसा तरीका अडॉप्ट किया, ऐसी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड में यूज़ हो, साइंटिफिक नेम हो एक, और वो पूरी दुनिया में किसी भी हिस्से में, किसी भी लैंग्वेज में वही एक नाम इस्तेमाल किया जाए। तो दिस इज द यूनिवर्सैलिटी दैट अ सिंगल सेट ऑफ द नेम इज यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या है? सिंगल सेट ऑफ नेम यूज थ्रू आउट वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही नाम, एक ही जुबान में नाम कॉल किया जाए, साइंटिफिक नेम कहलाता है
और ये साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होता है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो है स्टेबिलिटी, कि वो जो नाम है स्टेबल होना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी वेल इस्टेब्लिश्ड नेम में कोई चेंज हो, स्टेबिलिटी उसकी ज़ाया हो रही हो, तो फिर उस नेम को हम अनस्टेबल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लगाकर उसको स्टेबल कर देंगे। ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, सारे के सारे स्टडी करने हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब वो स्टेबल जो नेम है उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़ाया हो रही है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या जो नेम था वो एंशियंट था, वो नकारा था, नाकिस था, अब उस नेम को चेंज किया जाएगा बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटी, और उसकी स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जाएगा। दैट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव of the communication system is the stability, कि every name should be stable, every name should be stable। अगर उसकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी शुड बी यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द कोड, कोड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द कोड। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कोड एंड व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ कोड। कोड क्या होता है और प्रीएम्बल ऑफ कोड क्या होता है। कोड का तो आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज द कोड। अ कोड इज द ऑब्जेक्ट विच हैविंग दीज 3 requisites, it is known as the code. A code should be unique, universal and having the stability. तो किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप बात करो वो प्रीएम्बल पर मुश्तमिल होता है। प्रीएम्बल का मतलब पता है, उन्वान, जैसे बुक का टाइटल होता है। ठीक है, बुक है, हमने फिजियोलॉजी की पढ़नी, उसके फ्रंट जो गत्ता है उस पर लिखा होता है, बोर्ड पे लिखा होता है कि दैट इज द बुक ऑफ फिजियोलॉजी रिटन बाय द गाइटन एंड हॉल। तो प्रीएम्बल ऑफ कोड, ये जो प्रीएम्बल है, कोड का उन्वान है, इब्तदाई हिस्सा है, इसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कोड, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कोड explains such a way that all the information present in this code। preamble of code का मतलब ये, किसी भी हमने ऑर्गेनिज्म को अगर डॉक्यूमेंट किया है, उसकी थीसिस लिखी है, तो उसके प्रीएम्बल ऑफ कोड में 3 चीज़ें होनी चाहिए। यूनिकनेस भी होनी चाहिए, उसमें यूनिवर्सलिटी भी होनी चाहिए, और उसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको डिफाइन करता हूँ। प्रीएम्बल ऑफ कोड बेसिकली द ऑब्जेक्ट ऑफ कोड, द ऑब्जेक्ट ऑफ कोड इज टू प्रमोट स्टेबिलिटी, uniqueness and universality। प्रमोट स्टेबिलिटी यानी कि उस कोड के अंदर मौजूद जो मालूमात हैं उसको देखकर ये 3 रिक्विजिट्स हैं, इनको क्लियर होना चाहिए। अगर उस कोड में स्टेबिलिटी और यूनिकनेस और यूनिवर्सलिटी है तो दैट इज द पावरफुल कोड, important useful code। otherwise if this code lack any of them,
या यूनिकनेस नहीं है, उसमें यूनिवर्सलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस कोड को हम क्या कहेंगे, देयर विल बी अ नो कोड, ठीक है, पुअर कोड, वो कोड नहीं कहलाएगा। सही हो गया। अब जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि कोड क्या होता है, बेसिकली इट इज अ हिडन प्रिस्क्रिप्ट, ठीक है, हिडन कोई भी चीज़ हो उसके अंदर बहुत कुछ मौजूद हो, दैट इज द कोड। अब ये जो बुक के अंदर फिजियोलॉजी मैंने आपको लिख के बताया कि फिजियोलॉजी लिखा होता है, दैट इज द कोड बुक का, और बुक के अंदर कितना कुछ होता है, ठीक है, दैट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड, स्टेबिलिटी, यूनिकनेस एंड यूनिवर्सलिटी जिनमें पाई जाती हो। सही हो गया। अब जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कोड फिजियोलॉजी हो गया, और उसके अंदर जो पाए जाने वाली मालूमात हैं वो क्या है, कोड्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ रूल्स, बिकॉज इन केस ऑफ द जोलॉजी वी यूज सम रूल्स इन केस ऑफ नोमेनक्लेचर इन ऑर्डर टू नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स। अब उस कोड के अंदर मौजूद जो मालूमात हैं वो रूल्स की फॉर्म में है, ठीक है, वो रूल्स की फॉर्म में है, वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने ऑर्गेनिजम्स के नाम देने हैं। सही है। कार्लस लिनियस ने जो सिस्टम डेवलप किया था वो सिंपल सिस्टम था कि एक स्पीशीज़ के दो नाम होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, पहला स्पीशीज़ जेनेरिक, दूसरा स्पीशीज़ का नाम। तो इन नामों की वजह से, सिंपल सिस्टम की वजह से 1880 में बहुत सारे नेम्स स्पीशीज़ के चेंज हुए। किसी को कोई नेम मिला उसने पकड़ के रिप्लेस कर दिया, किसी को कोई नेम मिला उसने रिप्लेस कर दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आना शुरू हो गई। अब इन चेंजिंग को ख़त्म करने के लिए या इन चेंजिंग को स्टेबल करने के लिए, इन चेंजिंग को बेहतर तरीके से हल करने के लिए ज़रूरत पेश आई कोड की। और फिर इस कोड के अंदर जो रूल्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब वो रूल्स बेसिकली क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के, जिनके ज़रिए से हम कार्लस लिनियस के सिस्टम को स्टेबिलिटी बख्शते हैं, ठीक है। कार्लस लिनियस सिस्टम को हम प्रमोट तो नहीं करते, खैर सिस्टम तो कार्लस लिनियस का ही है, प्रमोट इस हिसाब से कि हमने उसमें बहुत सारी जो डाइवर्जेंसी उसको होने से रोक लिया बाय अप्लाइंग द कोड, बाय अप्लाइंग द रूल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज द सिनोनिमी। सिनोनिमी, जिस तरह इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं उनका मायने एक होता है लेकिन वर्ड्स चेंज होते चले जाते हैं, इसी तरह सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म एक होगा, टैक्सन एक होगा, उनके मीनिंग्स चेंज होते जाएंगे, उनके नेम्स चेंज होते जाएंगे। सही है। जैसा कि डिफरेंट नेम्स गिवन टू द सेम टैक्सा, पहला पॉइंट, ठीक है, यानी कि एक टैक्सा को डिफरेंट नेम्स दिए जाएंगे। यहाँ पर हमें जो कोड है, जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है, रूल्स ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, वो हमें क्या राय देते हैं, उसके मुताबिक जो नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट पब्लिश्ड नेम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पीशीज नेम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सीनियर सिनोनिम, और बाकी जो सिनोनिम होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द जूनियर सिनोनिम। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे सीनियर को, और दूसरों को हम यूज़ नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको रहने देंगे लेकिन रिजेक्ट नहीं करेंगे, और हम यूज़ करेंगे ओनली द फर्स्ट पब्लिश्ड नेम दैट इज द सीनियर सिनोनिम, एंड दिस सीनियर सिनोनिम बेसिकली टेक्स प्रायोरिटी। नहीं समझ आई तो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैमल है प्रोंगहॉर्न, ठीक है, पहले सुन लीजिए। एक मैमल है प्रोंगहॉर्न, इसको 1855 में एडवर्ड ने डिस्कवर किया, इसका नाम रख दिया एंटीलोकेपरा अमेरिकाना, सॉरी एंटी रिफ्लेक्सा।
एंटीलोकैपरा एंटीरिफ्लेक्सा 1855 में। लेकिन जब स्टडी की तो पता चला ये एक न्यू स्पीशी नहीं है, बल्कि ये स्पीशी है जो ऑर्ड साइंटिस्ट था, जो ऑर्ड ने 1815 में डिस्कवर कर ली थी, और उसने 1815 में जो नाम रखा था वो एंटीलोकैपरा अमेरिकाना था। ठीक है, इसने जो एंटीलोकैपरा अमेरिकाना नेम रखा था, तो फिर बाद में इस स्पीशीज को जो एडवर्ड ने 1855 में डिस्कवर की थी और डिफरेंट नाम दिया था, लेकिन ये स्पीशी पता चला कि वही स्पीशी का मेंबर है जो 1815 में डिस्कवर हुई है, तो इसको नाम दे दिया गया कौन सा, 1815, जो ऑर्ड ने नेम दिया था एंटीलोकैपरा अमेरिकाना। इन दोनों केसेस में क्या पता चला कि एंटीलोकैपरा अमेरिकाना इज द फर्स्ट पब्लिश्ड नेम, and this name basically is considered as the senior synonym, and this name is takes priority। तो अब जो हम यूज़ करते हैं वो एंटीलोकैपरा अमेरिकाना यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द एंटीलोकैपरा एंटीरिफ्लेक्सा। ठीक है जी, ये है बेसिकली प्रिंसिपल सिनोनिम का। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है होमोनिमी। होमोनिम, ठीक है, होमोनिम में क्या होता है, इसमें इसके थोड़ा सा ऑपोजिट चलते हैं। होमोनिमी में जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है, एक या दो नेम्स होते हैं डिफरेंट नेम, वो एक ही टैक्सा के दो डिफरेंट नेम होते हैं। यहाँ पर क्या था, डिफरेंट नेम्स ऑफ अ सेम टैक्सा। होमोनिम में क्या है कि टू और मोर आइडेंटिकल नेम्स, इधर भी नेम्स दो हैं लेकिन इधर एक लफ्ज ऐड हुआ है आइडेंटिकल, मीन वो दोनों नेम्स की स्पेलिंग भी सेम होंगी। समझ नहीं आई, सेम टैक्सा में हो सकती है या डिफरेंट टैक्सा में हो सकते हैं। अब वो जो डिफरेंट टैक्सा आर स्पेल्ड इन द सेम नेम्स, जब दोनों या डिफरेंट टैक्सा के नेम स्पेलिंग जो है वो सेम होंगे तो फिर उनको स्पेल्ड भी क्या किया जाएगा, सेम नेम के साथ स्पेल्ड किया जाएगा। नहीं समझ आई। रूल ऑफ ICZN के मुताबिक इसी तरह ही फर्स्ट पब्लिश नेम जो है वो सीनियर होमोनिम होगा और लेटर पब्लिश नेम क्या है वो जूनियर होमोनिम इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर सीनियर होमोनिम एंशियंट हो, ठीक है, बहुत पुराना हो, इतना पुराना हो कि उसको फॉरगट कर चुके हों लोग, भूल चुके हों, अब उस केस में हम क्या करेंगे, अब उस केस में हम यूज़ करेंगे जूनियर होमोनिम। ठीक है, जूनियर होमोनिम विल रिप्लेसेस, ठीक है, द प्लेस ऑफ द सीनियर होमोनिम। तो जूनियर होमोनिम यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ सीनियर होमोनिम, क्योंकि सीनियर होमोनिम तो बहुत एंशिएंट था, इतना एंशिएंट था कि लोग उसको भूल गए। अब इसके एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल है एकेडना की। ठीक है, एकेडना बेसिकली आपको पता है स्पाइनी एंटीटर होते हैं, जिसको हम आपने छोटा सा वो देखा होगा, वर्टिब्रेट है, ठीक है, स्पाइन से होते हैं इसके। स्पाइनी एंटीटर बेसिकली यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि 1797 बाद में क्या, बाद में क्यूवियर साइंटिस्ट था, उसने स्पाइनी एंटीटर को नाम दिया एकेडना का। किसका? एकेडना का। जबकि उससे पहले जो फोर्स्टर साइंटिस्ट था, इसने मोरेईल फिश को नाम दिया हुआ था एकेडना का। टाइम गुजरा, इतना गुजरा कि लोग इस नाम को भूल गए। फोर्स्टर्स की डिस्कवर की हुई जो स्पीशीज है इसको भूल गए कि एकेडना इसका नाम है। तो बाद में जो 1977 के बाद 97 जो 97 में क्यूवियर ने नाम दिया था, ये प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जूनियर होमोनिम काम कर गया, अपना काम दिखा गया, अपनी पोजीशन को बरकरार रख गया। तो ये थे बेसिकली हमारे दो प्रिंसिपल, एक सिनोनिमी और दूसरा होमोनिमी। प्रिंसिपल नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटी बेसिकली ये सब प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में।
प्रेजेंटेशन के तौर पर। तो अब यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बिल्कुल सिनोनिम की तरह ही है कि ऐसा नेम जो ओल्डर हो, ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम शुड टेक्स प्रायोरिटी, शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर नेम्स। ठीक, जो पहला इशू हो गया है नेम, उसको प्रायोरिटी होगी बाकी सब नेम्स पर। तो इसके एग्जांपल में आगे आपने देखे हैं, इधर एक और एग्जांपल देख लें। नोनेली था, नोनेली एक साइंटिस्ट है, इसने गैस्ट्रोपॉड की स्पीशीज थी लाइमेक्स मैकुलेटस, इसने नेम दिया। गैस्ट्रोपॉड की स्पीशीज को इसने जो नेम दिया वो क्या था? लाइमेक्स मैकुलेटस। 1837 में 1837, लेकिन इन 2001 एक साइंटिस्ट था विक्टर, इट स्टेट्स दैट इट इज अ नॉट डिफरेंट स्पीशी एंड इट इज अ स्पीशी, इट इज द मेंबर ऑफ अ स्पीशी दैट इज डिस्कवर्ड बाय द लिनियस इन 1758। और जो लिनियस ने 1758 में स्पीशीज डिस्कवर की थी उसका नाम था लाइमेक्स मैक्सिमस। तो अब जब पता चल गया कि लाइमेक्स मैक्सिमस इज द ऑलरेडी अवेलेबल नेम, तो ये नेम चेंज हो गया। अब लाइमेक्स मैक्सिमस बेसिकली टेक्स प्रेसिडेंस, टेक्स प्रायोरिटी। इन दिस केस ऑफ priority, the oldest available name is the valid name, is the usable name, and after that name is not used in case of the priority. तो ये था। अब चौथा प्रिंसिपल है हमारा फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल। फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंसिपल है सब प्रिंसिपल्स में से। ऐसी प्रॉब्लम्स जो प्रायोरिटी के साथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के साथ हल नहीं होती, उनको डील करता है ये प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में आपको पता था कि एक ऑर्गेनिज्म पहले डिस्कवर हुआ, वही बाद में डिस्कवर हो गया, तो पहले वाला प्रायोरिटी। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिजम्स या दो नेम्स एक ही टाइम पर पब्लिश हों, एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम एक ही टाइम पर पब्लिश हो, तो फिर हम कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे? ये प्रायोरिटी का काम नहीं है, ये फर्स्ट रिवाइजर का काम है। अब इस केस में क्या होता है, जब दो नाम एक ही वक्त में डिस्कस किए जाएं, दो नाम एक ही वक्त में पब्लिश किए जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर एक थर्ड पर्सन आता है, एक फर्स्ट रिवाइजर आता है, एक वो पर्सन जो बाद में फिर दोनों नामों को देखता है, उनमें से फिर एक नाम को चूज करता है, और वो चूज हुआ नाम क्या करता है? प्रायोरिटी हासिल कर लेता है। वो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? यानी कि एक साइंटिस्ट ने काम किया, उसके फौरन बाद जो पहला पर्सन होगा दैट विल बी द फर्स्ट रिवाइजर, और उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। नहीं समझ आई तो एग्जाम्पल देखें। लिनियस था, कार्लस लिनियस, इसने एक बर्ड है, उसका नाम है स्ट्रिक्स सेंडिकेटा। स्ट्रिक्स सेंडिकेटा और स्ट्रिक्स मैक्वेटा, इसने दो बर्ड्स थे, इसके एतबार से, लिनियस के एतबार से ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उसने इनको दोनों को डिफरेंट नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों स्पीशीज़ तो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, दैट विल बी द स्नोई ऑल स्पीशीज़। स्नोई ऑल है, ये दोनों स्पीशीज़ तो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो फिर एक थर्ड पर्सन जिसका नाम था लॉन्गबर्ग, उसने 1931 में 1931 में इन दोनों नामों को देखा, और इन दोनों नामों में से ये जो स्ट्रिक्स सेंडिकेटा है इसको प्रायोरिटी दे दी। तो फिफ्थ रूल है बेसिकली स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल। सही है। अब स्टेबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं? स्टेबिलिटी बोलते हैं किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी को। अब यहाँ पर सिस्टमेटिक्स में स्टेबिलिटी का क्या मतलब होगा? कुछ नेम्स होते हैं जिनको साइंटिस्ट चेंज करने पर मजबूर होते हैं ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर, क्योंकि अब हमने नोमेनक्लेचर्स के रूल्स को फॉलो करना है तो उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या सारी की सारी चेंजिंग जो हम करते हैं वो ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर की वजह से ही होती हैं? इसके अलावा नहीं होती। नहीं, इसके अलावा भी होती हैं ड्यू टू द साइंटिफिक डिस्कवरीज। जब साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं किसी न्यू स्पीशीज़ को, तो उन्हें नॉलेज जब बढ़ जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो किस जगह पर रखनी चाहिए थी और हमने किस जगह पर रखी हुई है।
वो 4 सेट हैं बेसिकली जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मिस करते हैं। सबसे पहले तो सिबलिंग स्पीशीज़, हमने पढ़ा था कि सिबलिंग स्पीशीज़ को पहले क्या किया जाता था कि मॉर्फोलॉजी की बेस पर क्लासीफाई किया जाता था। अब मॉर्फोलॉजी की बेस पर सिबलिंग स्पीशीज़ जो कि मॉर्फोलॉजिकल बेस पर तो एक लाइक होती हैं, लेकिन जेनेटिकली ये एक लाइक नहीं होती। अब बाद में हमें ये एक स्पीशीज़ के नेम थे, ठीक है, ओल्डर नेम थे, 2 नेम थे, लेकिन बाद में चेंज करने की ज़रूरत पेश आई बिकॉज सिबलिंग स्पीशीज़ आर रिलेटेड टू द डिफरेंट जीनोटाइप्स, डिफरेंट स्पीशीज़। तो यहाँ पर जब हम नेम चेंज करेंगे ड्यू टू साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगी, मुतासर करेगी। लेकिन ये स्टेबिलिटी को मुतासर तो करेगी, ये स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के तहत जो हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कर रहे हैं ये ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद दूसरा क्या है कि सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट नेम्स होते हैं। बाज़ औक़ात हमने जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि एक ही स्पीशीज़ के कितने नेम थे, 2 नेम थे, ठीक है, प्रायोरिटी में हमने डिस्कस किया था। और बाद में पता चला कि ये जो 2 नेम हमने रखे हैं ये तो एक ही स्पीशी है, जैसे स्नोई ओल थी, तो फिर इनको भी चेंज किया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, स्टेबल नहीं करना। उसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ के सेम नेम्स भी होते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके नेम सेम होंगे, उनकी स्पीशीज़ सेम होगी। और फोर्थ पे है रॉन्ग प्लेसेस ऑफ द स्पीशीज़, हमने स्पीशीज़ को रॉन्ग रख दिया ओल्ड टाइम्स में, लेकिन अब उसको चेंज करना है, दैट विल बी हिट टू द स्टेबिलिटी। तो ये है बेसिकली 5th प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि इसमें कभी चेंज नहीं होगी, बल्कि इट रिक्वायर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये थे हमारे ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के 5 रूल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, and now we will meet in the next video inshallah. Assalamu alaikum.